नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी उम्मीद। पार्टी कार्यालय का माहौल गर्म था। चुनावी टिकट के प्रत्याशियों की भीड़ लगी हुई थी। एक एक उम्मीदवार को घेरे नारे लगाते लगातार समर्थकों की भीड़ का रेला बढ़ा जा आ रहा था। गेंदे की मालाएं लगी एम्बेसडर, मारुति वैन, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर की भीड़ सड़क को बार बार जाम किए दे रही थी। लोगों के चेहरे पर जोश था। इस बार नहीं तो कभी नहीं का संकल्प था। अजीब उत्तेजना में सब आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। कलफदार कुर्ते पजामे में बड़ी की धज में उम्मीदवार तेजी से आ जा रहे थे। झंडे, पताके, बैनर की दुकानें सजी हुई थी। दुकानदार उम्मीदवारों की प्रतीक्षा में दिन गिन रहे थे। कार्यालय के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। बार बार सड़क जाम हो रही थी। पुलिस वाला डंडा घुमाता वाहन को एक एक कर गुजरने दे रहा था। अपने अपने उम्मीदवार के लिए समर्थकों के नारे लग रहे थे। चुनाव के मैदान में जो पुराने खिलाड़ी थे, वे राजनीति के सब हथकंडों में मजे हुए थे। धन, ताकत और पैरवी के बल पर घाघ चुनाव की टिकट पर बिल्ली की तरह झपटने को चौकन्ने थे। आंखों में अहंकारपूर्ण आत्मविश्वास किसी भी प्रतिद्वंदी को ऐसी की तैसी करने की पूरी तैयारी लिए हुए थे। नए खिलाड़ियों पर आपस में फप्तियाँ कस रहे थे। कुछ लोग पान की दुकान पर भीड़ लगा रहे थे। कुछ एक के साथ दूसरी सिगरेट फूंक रहे थे। सड़क पर भीड़ के कारण रिक्शा, ऑटो रिक्शा, साइकिल और गाड़ियों का कतार रुकी हुई थी। नारे और हॉर्न की आवाज़ से पुलिस वालों की गालियाँ दब गई थी। इसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत 12-13 साल के लड़के के हाथ थामे भीड़ से बसती हुई चली आ रही थी। बूढ़ी का चेहरा थका हुआ उदास लग रहा था। लड़का आंखें फाड़ फाड़ कर भीड़ को देख रहा था। बुढ़िया अपने में उलझी लोगों से कुछ पूछ रही थी। लोगों को उसकी बातों में माथा खपाने की फुर्सत नहीं थी। अभी बूढ़ी कुछ पूछती तब तक एक साइकिल वाला उस पर गिरते गिरते बचा। पुलिस वाला पहले से ही भन्नाया हुआ था। उसने बुढ़िया को भद्दी सी गालियाँ दी और लड़के को खींच कर रास्ते के किनारे किया। साथ में बुढ़िया भी खींचती चली गई। भीड़ के रेल से बचने के लिए पार्टी कार्यालय के अहाते में घुस गई। पार्टी कार्यालय का बरामदा अहाता भरे हुए थे। बूढ़ी और लड़का धूल गर्द से अटे हुए थे। लगता था लंबा सफ़र तय करके आ रहे हैं। दोनों के कपड़े फटे और मैले थे। अचानक बुढ़िया की नज़र एक परिचित पर पड़ी। वह चुनाव के टिकट लिए आया था। उसके साथ के लोग बूढ़ी के चिल्लाने पर उसकी ओर ताकने लगे। उसके चेहरे पर हंसी दौड़ गई। लगा जैसे उसकी थकान, भूख, प्यास सब भाग गए हैं। वह उम्मीदवार किसी नेता छाप व्यक्ति की बातों में मशगूल था। बूढ़े ने पीछे से जाकर उम्मीदवार के कंधे पर हाथ रख दिया। अरे विश्वनाथ, तू यहाँ? बुढ़िया ने खुशी से लगभग चिल्लाते हुए जोर से पुकारा था। विष्णुदेव नाम के उम्मीदवार को बुढ़िया को देखते ही जैसे सांप सूंघ गया। पहले तो उसने बुढ़िया को अचरज से घूरा। आंखों में परीक्षा का भाव उभरा। उसके माथे पर बल पड़ा।
इतने रुतबे वाले लोगों के बीच में बुढ़िया का इस प्रकार हाथ रख देना उस बुढ़िया की बेहूदी हिमाकत लगी। उसने उसका हाथ हिकारत से झटक दिया। फिर वह पास में खड़े अपने समर्थक से बात करने लगा। पिछले 15 दिनों में बूढ़ी औरत ने ना एक कौर ढंग से खाना खाया था, ना एक पल झपकी ली थी। वह विधवा थी। परिवार में एक विधवा बहू और पोता था। थोड़ी सी जमीन थी, उसी से किसी तरह गुजारा हो रहा था। एक दिन सास बहू खेत में पानी पटा रही थी। शाम हो चली थी। बगल के कुछ बदमाश आए और उसकी बहू के साथ मुंह काला करने लगे। बुढ़िया के चीखने चिल्लाने पर भी अपराधियों से उलझने के डर से कोई नहीं आया बहू को बचाने। वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। सब बेहोश हो आया। भोर का तारा चमक रहा था। जालिम बलात्कारी उसकी बहू को लेकर न जाने कहाँ गायब हो गए थे। थाना कचहरी पुलिस के चक्कर में गांव वाले पड़ना नहीं चाहते थे। हिकारत और अपेक्षा की आदि बूढ़ी गांव वालों से निराश लड़खड़ाते थके कदमों से पोते का हाथ थामे बस के धक्के खाते इतने बड़े अनजान शहर में बहू को खोजने निकल पड़ी। किसी ने खबर दी कि उसकी बहू तो इस शहर की रद्दी बेचने वाले की दुकान पर देख कर आया है। गांव का बिशुन शहर में आकर बिशनदेव बन गया था। बरसों की तिरकम गांव में कई एकड़ खेत की पूंजी और दुस्साहस ने उसके मन में नेता बनने की उम्मीद जगा दी थी। बूढ़ी बिशुना की इस नई छवि को अचरज से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। कल तक यही छोकरा उसके मृतक बेटे के साथ गुलेल लिए खेत तालाब भटकते फिरता था। रोज दिया बाती की बेला बुढ़िया की धमाधम सुन बिशुना की माँ गाली देती बिशुना को मारने लगी थी। नहीं तो बिशुना की हाय मैयरी की आवाज़ सुनकर अपने निठल्ले कपूत को कुश्ती कुटना शुरू कर देती थी। पुराने दिनों की याद करते बूढ़ी की आंखें भर आई। उसके बेटे के ब्याह में यही बिशुना कैसा हर काम में आगे आगे डोल रहा था। उसके शहर जाने के कितने हार कपाते आंसू भरे माघ भादो गुजर गए। जेठ की हू सहता उसका हिया बेटे के बिछुओं में कठिन बंजर हो गया। विधवा जवान बहू पर नज़र सबकी नज़र उस काजल की काली कोठरी में बहू को बचाने के जतन में उसने कभी भर आंख नींद नहीं ली। उस पर 4 थाली भात खाकर माँ और दादी से लड़ लड़ कर जमीन पर लौटने वाले निकट्ठू पोता। ये सारी बातें अभी बिशुना जानता ही कहाँ है। सच्ची बिशुना इतना बड़का आदमी बन गया। कल ही तो इमली के साथ नून खाने के लिए उसके बेटे के साथ आकर कितना निहोरा करता था। बूढ़ी ने पोते के माथे पर ममता से हाथ फेरा। किस बात पर बिशनदेव कुछ लोगों से उलझ गया था। बूढ़ी सहम कर उन लोगों को देखने लगी। वह सोच रही थी अभी बहुत काम है। बिशुना कितना गुस्सा में है, बाप रे बाप। थोड़ी भीड़ कम हो तो चैन की बात करे। जब बिशुन सुनेगा तो उसकी विधवा भौजी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो छाती पीट लेगा। वह बताएगी कि गांव के लोगों ने पति पूत के न रहने पर कैसे आंख फेर लेते हैं। वह रात भर रोती रही, लेकिन कोई झमेले में पड़ने के डर से झांकने भी नहीं आता था। उसके बेटे का संगतिया इतना धनी मानी हो गया है तो का थोड़ी सी उम्मीद नहीं करेगा। बुढ़िया ने थकान झाड़ दी
और नई आशा में भीड़ को देखने लगी। उसी समय गेट में बूढ़ी के गांव का एक और परिचित शिव जतन दाखिल हुआ। शिव जतन ने थोड़े आश्चर्य से बुढ़िया की ओर देखा और उड़ती हुई नज़र उस पर डालकर विष्णुदेव के नज़दीक चला गया। विष्णुदेव बुढ़िया के न टलने पर पहले से ही झल्लाया हुआ था। शिव जतन ने इतनी देर करने पर क्रोध जैसे भड़क उठा। हे हरामजादा, 3 टाइम रोटी तोड़ने के लिए गांव से तुमको लाया था। इस साली बुढ़िया यहाँ माथे पर सवार है। तब से टर टर रसाली ने इज्जत मिट्टी में मिला दी। हिम्मत देखो, सबके बीच में विष्णु कहकर कंधे पर हाथ रख दिया। हुआ क्या है भाई, काहे आई है? विष्णुदेव का चेहरा तमतमाया हुआ था, गला क्रोध से भर्रा आया। शिव जतन को दूध उफान में पानी का छींटा देने का मौका मिला। वह तो पार्टी कार्यालय में 10 बजे तक आ जाना चाहता था, लेकिन करे तो क्या करे। विष्णुदेव की घरवाली गांव से आकर अभी हाल ही में नई मेम साहब बनी है। बगल वाले बंगले की मेम साहब की होड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। विष्णुदेव के पास खर्च करने की ताकत है। बीवी के नखरे उठाने उसे अच्छा लगता है। विष्णुदेव की बीवी तुनक मिजाजी और बदजबानी के कारण नौकर टिकते नहीं। शिव जतन को घरेलू कामों से बार बार अटक जाना पड़ता है। शिव जतन के बाबूजी ने विष्णुदेव के हाथ पैर जोड़कर अपने बेटे को उसके साथ लगा दिया। विष्णुदेव का मुंह देखकर शिव जतन बात करता है। उसके सब उल्टे सीधे कामों को वह आंख मूंद कर करने को तैयार रहता है। पिछले चुनाव की इस तरह इस बार भी वह हर तरह की तैयारी से लैस था। टिकट मिलने के बाद किस तरह विष्णुदेव नेताजी के साथ घुटने तक झुक कर वोट मांगना होगा। चुनावी क्षेत्र के चप्पे चप्पे में जाकर जनता को एक से एक नायाब सब्ज बाग दिखाने होंगे। कहीं लाठी के बल पर तो कहीं हरे हरे नोटों की हरियाली से लोगों को अपने बस में कर मैदान मारना होगा। शिव जतन विष्णुदेव की योजनाओं को पूरे मन से सुनता गुनता रहा। गालियाँ खाने पर भी अपनी राय देने से बाज नहीं आता। सब तो ठीक था, खाली विष्णुदेव की बीवी उसके गले का कांटा बनी हुई थी। जैसे कि वह सामने पड़ता वह धड़ से किसी घरेलू काम से फंसा देती। शिव जतन ने वितृष्णा से बुढ़िया को देखा और तिरस्कार से बोला, वही रधिया के गायब होने का किस्सा होगा। बहू को जवानी तो काबू में नहीं रख सकी, कहीं मरमरा गई होगी। चुप लगा जाए सो नहीं, पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटते चली रही है रसाले। विष्णुदेव ने इन बातों में अभी सिर खपाने की फुर्सत नहीं है। यह शिव जतन के देर से आने पर झल्लाया हुआ था। इतनी देर कहाँ मर गया था? तुमको किसी बात का मतलब कब समझ में आएगा? यहाँ इतना ज़रूरी काम है और तुम सोए रहते हो। नेताजी बंगले में, वहाँ कौन चीज़ है बंगले में? फिर क्या आफत आ गई? विष्णुदेव ने खींच कर बोला। सुखराम भोर में ही अपना सामान लेकर भाग गया। आज रसोइया नहीं आया, झाड़ू पोछा करने दाई भी नहीं आई। मैं अकेला कहाँ कहाँ दौड़ूं? मालकिन तो कुछ समझती नहीं यहाँ कितना सीरियस मामला है। शिव जतन डरते डरते कहा। नौकरों के बाप दादों का उद्धार करते हुए विष्णुदेव अपनी बीवी पर झल्ला उठा। अब क्या करे? इतना रुपया पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन नौकर रखने का ढंग ही नहीं।
एक पकड़ लाते हैं तो दो भाग जाते हैं। रसल्ला, आफत पर आफत। एक उम्मीदवार कार्यालय में बारी बारी से जा रहे थे। विष्णुदेव की राह देखने के अलावा और कोई काम नहीं था। दूसरे सब भी धीरज से प्रतीक्षा कर रहे थे। थक कर बूढ़ी पोते के साथ एक कोने में बैठ गई। लोगों की उसकी ओर ताकने की फुर्सत नहीं थी। वह घुटने पर सिर रखे झपकी लेने लगी। अचानक शिवजतन की आंखों में चमक आ गई। वह बातों में उलझे विष्णुदेव को संकेत में बुला वह उसे एक कोने में ले गया। नेताजी, अभी तो नौकर के लिए आदमी दौड़ाने की फुर्सत नहीं है। जो है सब कामचोर है। चुनाव बीत जाएगा तो गांव से आदमी आ जाएंगे। काहे नहीं इस बुढ़िया के पोते को नौकर रख लिया जाए। इतनी छोटी सी बात के लिए तंग करना विष्णुदेव को अच्छा नहीं लगा। उसने डपटते हुए कहा, इस समय बेकार की बात मत करो। यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, तुमको नौकर की सूझी है। शिवजतन विष्णुदेव को डांट फटकार से आजीज आ गया था। विष्णुदेव भीड़ में उलझा था। वहीं एक परिचित को शिवजतन ने समझा दिया, यदि नेताजी खोजेंगे तो कह देना कि बगल में ही है, चुनाव से संबंधित काम से गया है। फिर गाली तो खानी ही है, किस्मत में है। शिवजतन पैर बढ़ाता हुआ बुढ़िया के पास आया। पोते ने झपकी ले रही दादी को झिझोर कर उठा दिया। का हो चाची, राम राम। यहाँ का कर रही हो इस वक्त? बेटवा मुँह देखा लग रहा है, का नाम है? बुढ़िया ने उत्सुकता से पूछा। अरे चाची, अपने शिवजतन को नहीं पहचाना? राम सेवा का बेटा हूँ। तब गांव घर का समाचार है? बूढ़ी की आंखों में जैसे जीवन भर का थकान, निराशा और उदासी छा गई। उसने फिर से सारी घटना भरे गले से सुना दी। आंखें छलछला उठी। पोता चुपचाप माँ की दुख भरी कथा माथा झुकाए सुन रहा था। शिवजतन ने सहानुभूति दिखलाते हुए कहा, अब यहाँ का बात करें, चलो बाहर चलते हैं। बहुत दुख लगा सुनकर सब हाल समाचार। बूढ़ी की जान में जान आ गई। पोते का हाथ पकड़कर दुखते घुटने पर हाथ रखकर खड़ी हुई। शिवजतन दादी पोते से बतियाते चाय की दुकान पर ले आया। दोनों को चाय पकौड़ी खिला उन्हें नज़दीक के बस स्टैंड के पास ले गया। चाची, तुम अब घर जाओ। रघिया भौजी को खोजने का जिम्मा हमारा। ये बचवा हमको सौंप दो, अपने पास रखेंगे, पढ़ा लिखा कर आदमी बनाएंगे। अपने नेताजी के दसियों कारोबार है। अब तुम जाकर लंबी तान कर सो। जो समाचार होगा खबर भिजवा देंगे। आदमी गांव आते जाते रहता है। बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई। अपने बेटे के दोस्त नेताजी पर उसे पूरा भरोसा था। अब उसकी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं था कि गली गली खाक छाने। अब बिशुना बहू की खोज करेगा, पोता भी आदमी बन जाएगा। चिंता का पहाड़ जैसे उसके माथे से उतर जाएगा। गांव जाती बस की खिड़की से बुढ़िया ने अपने पोते को शिवजतन के साथ ओझल होते हुए देख हाथ से आंसू पोंछ लिए। इस कहानी में एक बुढ़िया की उम्मीद कितनी है। किसी पर उम्मीद करना कितना गलत होता है। अपने आप से उम्मीद करना ही अच्छा होता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।